नमस्कार साथियों, मैं महिमा हमारे एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसकी आज हमारी 6th क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंड्रागोजी एंड पेडागोजी मॉडल्स। चलिए तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 जिसकी वैकेंसियां आने वाली है, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का बैच लॉन्च हो चुका है। जिस किसी को भी इनरोल करना है वो कर सकता है। कि ये कोर्स बाइलिंगुअल रहने वाला है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस मिलने वाली है। पीडीएफ नोट्स, थ्योरी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, और आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो सारी मिलने वाली है। जिस किसी को भी जुड़ना हो, इसकी फीस अभी ऑफर में 5000 चल रही है, और जिस किसी को भी जुड़ना हो वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी वहां से ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा ये मेंटरशिप सेशन चल रहा है, जिसमें आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे और उसके आपको पीडीएफ फिर प्रोवाइड की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और अगर आपको फिर उसमें कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे लाइव वीडियो सेशन में जुड़ सकते हो, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पे ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। इसमें आपको 10 ईयर नेट सेट पीवाईक्यू के डिस्कशन भी मिल जाएगा, और आपको 31 दिसंबर के पहले हम टारगेट दे देके पूरा कोर्स आपका खत्म कर देंगे। ये बहुत सारे विषयों के लिए चल रहा है, इसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए भी चल रहा है और पेपर फर्स्ट के लिए भी ये अवेलेबल है। तो जिस किसी को भी मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत ही चीजें करना हो वो इसमें ज्वाइन हो सकता है। ये हमारी टीम का नंबर है, आप इसमें बात करके और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा वीडियो कोर्स है जो 15 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे वीडियो इसमें डल चुके हैं, और आगे की यूनिट्स में कवर करवाने वाली हूँ। इसमें आपको ई बुक मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पेपर फर्स्ट, और इसमें आपको पेपर सेकेंड की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आपका सब्जेक्ट है। आपको ये ई बुक ऑनलाइन मिलने वाली है, और अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। सॉरी, ऑफलाइन आपको हार्ड कॉपी में भी ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो और इस वीडियो कोर्स में जुड़ सकते हो। ये भी 31 अक्टूबर से पहले ये खत्म हो जाएगा, ये वीडियो कोर्स भी। ठीक है, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पेडागोजी, इसको हम बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। ये इसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें शिक्षक मुख्य विषय होता है, मुख्य केंद्र में होता है हमारा शिक्षक, और हम विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये एक हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो हम इसमें शुरू करते हैं। शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। इस पद्धति में प्रशिक्षक कम या ज्यादा सीखे जाने वाली सामग्री और छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते समय सीखने की गति को नियंत्रित करता है। मतलब इसमें जो शिक्षक होता है वो पाठ्यक्रम अपने विद्यार्थी को बताता है कि हमको ये चीजें पढ़ने वाली है, और अपने पढ़ाने को, अपने सीखने की गति को वो खुद नियंत्रित करता है। मतलब यहाँ पे शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। शिक्षक यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं, वही बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और खुद ही उसको किस विधि से पढ़ाना है वो भी वो खुद डिसाइड करता है। यहाँ बच्चों की भूमिका नहीं होती है, यहाँ पे वो खुद नियंत्रित करता है। तो शिक्षा शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, क्या पढ़ना है, किस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी को पढ़ाना है, सभी शिक्षक के हाथ में होता है। ये शिक्षक केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये पेडागोजी समझ में आ गया आपको, इसको पेडागोजी बोलते हैं। सीखने की इस पद्धति का उद्देश्य नए ज्ञान को प्राप्त करना और याद रखना और नए कौशल को सिखाना है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि वो विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि नए ज्ञान को प्राप्त करना, वो नया ज्ञान विद्यार्थियों को देते हैं, उसे याद रखवाते हैं। कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम उनको, जैसे हमने अल्फाबेट सिखाए, उनको याद करवाए ताकि वो उनको आगे काम आए, तो वही चीजें हम उनको नया ज्ञान देते हैं, जो उनको पहले से चीजें पता नहीं होती है, हम उनको वही चीजें समझाने की कोशिश करते हैं और उनको याद रखवाने का
बताते हैं तरीका, नए कौशल उनको कैसे याद रखना है, नई चीजें उनको कैसे याद रखना है, तो इसे हम पेडागोजी बोलते हैं। सिंपल सी यहाँ से आपसे कुछ डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि पेडागोजी की कुछ आपको विशेषताएं दे देंगे कि शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, कौन इसके पाठ्यक्रम को कौन डिसाइड करता है, तो ऐसा कुछ आपको पैराग्राफ दे देंगे और फिर आपको उसमें से बताना है कि शिक्षा शास्त्र है, ये पेडागोजी है या एंट्रागोजी है। ठीक है। यहाँ से बहुत आसान प्रश्न आते हैं, पर मैंने आपको पूरी थ्योरी दे रखी ताकि आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रशिक्षक का मतलब शिक्षक ही होता है। ठीक है। यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण को शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में भी वर्णित किया जाता है। मतलब यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण तो है, पर हम इसको शैक्षिक दृष्टिकोण भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा शिक्षक की दृष्टिकोण है। यहाँ पे पूरा शिक्षक उसके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है, उसको क्या पढ़ाना है वो पूरा शिक्षक ही तय करता है, इसलिए उसको शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में भी वर्णित किया गया है। शिक्षा शास्त्र शिक्षण की कला और विज्ञान है। ठीक है। शिक्षा शास्त्र शिक्षण की मतलब सिखाने की, ये कला और विज्ञान दोनों कहा गया है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि शिक्षण कैसा होता है। शिक्षण और सीखने का दृष्टिकोण, सामग्री वितरित वितरित करने का तरीका और प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप छात्र क्या सीखते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड करता है कि शिक्षण कैसा होता है, शिक्षण क्या होता है, और जो उसके दृष्टिकोण होते हैं, उसको सामग्री वितरित जो होती है विद्यार्थियों को कि हाँ आपको ये पाठ्य पुस्तक खरीदनी है, आपको इससे पढ़ना है, वो सब भी उससे जो छात्र सीखते हैं वो भी सब शिक्षकों के द्वारा वो प्रक्रिया बताई जाती है। ठीक है। शैक्षणिक दृष्टिकोण में शिक्षार्थी सभी अधिगम के लिए प्रशिक्षक पर निर्भर होता है। प्रशिक्षक मतलब शिक्षक। इसमें सभी किस पे निर्भर होते हैं, शिक्षक पर निर्भर होता है। ठीक है। आपको ये याद रखना किस पे निर्भर होता है, इसमें शिक्षक पे। छात्र शिक्षक पे निर्भर होता है कि उसे क्या पढ़ना है, उसे क्या पढ़ाया जाएगा, उसे कुछ पता नहीं होता है। जो टीचर्स को क्लास में आके पढ़ा देते हैं वो वही चीजें समझ लेता है। ठीक है। जो पढ़ाया जाता है उसे कैसे सीखा जाता है उसके लिए शिक्षक पूरी जिम्मेदारी लेता है। मतलब शिक्षक पे एक जिम्मेदारी भी होती है कि जो उसने पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि आज हमने किस टॉपिक पे पढ़ा, इसका क्या महत्व है, ये भी उसे शिक्षक को छात्रों को बताना पड़ता है। मतलब वो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता है शिक्षक, कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आज हमने किस विषय पे पढ़ा है और ये हमको किस प्रकार से मदद करने वाला है। ठीक है। शिक्षक या प्रशिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। वो सिखाता है और फिर वो मूल्यांकन भी करता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, वो किस प्रकार से सीख रहे हैं, क्या उन्होंने ठीक से पढ़ा है या नहीं, बच्चों को कितना समझ में आया है। तो इसमें मूल्यांकन भी होता है और वो शिक्षक करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसे शैक्षिक दृष्टिकोण भी बोलते हैं, छात्र शिक्षक पर निर्भर होता है और इस प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है। ये तीन चीजें यहाँ पे इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप शिक्षा शास्त्र लिखिए, उसमें लिखिए कि इसको शैक्षिक दृष्टिकोण भी बोलते हैं। जो छात्र होता है वो शिक्षक पर निर्भर होता है, इस पद्धति में मूल्यांकन भी लेते हैं। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि यहाँ शिक्षक पूरी जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी किस पे होती है, शिक्षक पर, कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए, कि उनको पूरा समझ में आना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा है और इसका क्या महत्व है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम शिक्षा शास्त्र या हमारी पेडागोजी। अब आता है एंट्रागोजिक मॉडल। ठीक है। इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी ज्यादातर स्वनिर्देशित होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उनके पास में पहले से ही सिलेबस होता है कि हमको ये पढ़ना है, उनको पता होता है कि आज शिक्षक आने वाला है, ये हमको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो स्वनिर्देशित होता है, अपने स्वयं अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब इसकी जिम्मेदारी शिक्षक पर नहीं होती है, शिक्षक आए, उन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने समझा दिया, अब बच्चों ने कितना समझा वो उनपे है। इसकी जिम्मेदारी शिक्षक नहीं लेगा कि उनको पूरा अच्छे से समझ में आया नहीं, हो सकता है उनका ध्यान नहीं था, मतलब ये छात्रों पे होता है। आप इसमें याद रखना, इसमें इसमें तो जो जिम्मेदारी होती है वो छात्रों की होती है, यहाँ पे शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये पहला अंतर हो गया। और ये स्वनिर्देशित होते हैं। ठीक है। छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करके बल्कि उसकी व्याख्या करके यानी खोज के माध्यम से सीखना और साथ ही अपने स्वयं के सीखने की गति को निर्धारित करके अच्छा सीखते हैं। मतलब वो उनकी जो स्वयं के सीखने की गति को है वो खुद निर्धारित करते हैं
कि मतलब आज हमारे शिक्षक द्वारा इतना हमको पढ़ा दिया गया है, अब हमको आगे इसको हमको कैसे रिवीजन करना है। मतलब वो खुद निर्धारित करता है कि मुझे अब आगे सीखना है या नहीं, मुझे आज कितना सीखना है, कितना रिवाइज करना है, उस गति को वो खुद निर्धारित करता है। छात्र शिक्षक उसको पूरा रिवीजन करवा के नहीं देंगे, वो सिर्फ एक स्लाइड आएंगे, पूरा उस टॉपिक को समझा देंगे। अब उसको कितना उससे सीखना है, कितना उसको रिवीजन करना है, उसके लिए छात्र खुद जिम्मेदार रहेगा। यहाँ पे शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ये छात्र खुद निर्धारित करेंगे उसकी गति को कि मुझे कितना आज करना है, कितना नहीं करना है। इस पद्धति में प्रशिक्षक प्रतिभागियों को सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को यहाँ पे सुविधा प्रदान करते हैं कि हाँ आप खुद से सीखो, क्योंकि ये फर्स्ट टू फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चों के लिए नहीं होता है, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए होता है, या फिर ये 11th-12th वाले बच्चों के लिए होता है कि उनको कुछ टॉपिक समझा दिया जाता है और उनसे फिर अपेक्षा की जाती है कि वो खुद उसको सीखने के लिए वो सुविधा भी प्रदान करते हैं। मतलब शिक्षक ने उनको सुविधा दे दी, उनको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन अब उनको कितना पढ़ना है ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सुविधा प्रदान करते हैं उनको अच्छे से ताकि समझ में आए। ठीक है, और स्वयं को सीखने और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नए कौशल विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करके उनकी मदद करता है। मतलब यहाँ शिक्षक जो होता है उनकी मदद करता है कि हाँ आप नए फैक्ट को सीखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो उनको नए कौशल विकसित करने में भी अवसर करेगा। उनको जो उनको चीजें पता नहीं है वो शिक्षक उनको देने की कोशिश करेगा कि अच्छा आपको ये थ्योरी नहीं पता थी तो मैंने आज आपको ये थ्योरी बता दी। मतलब शिक्षक उनको नई चीजें प्रदान करने की कोशिश तो करेगा, उनकी पूरी मदद करेगा उनके कौशल को विकसित करने में, पर यहाँ वही है कि वो कितना सीखना चाहते हैं ये खुद छात्र पे, मतलब विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उन पे निर्भर करेगा। शिक्षक उनकी पूरी मदद करते हैं नई थ्योरी को सीखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षण को एंट्रोगोजिकल दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, जहां शिक्षक छात्रों की मदद करते हैं नए कौशल को सीखने के लिए, पर जिम्मेदार नहीं होती है, उसे एंट्रोगोजिकल दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, स्वमूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की विशेषता है। इसमें मतलब स्वयं से मूल्यांकन करना है हमको। कैसा मूल्यांकन होगा इसमें? स्वमूल्यांकन। यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन नहीं करते, ये स्व मूल्यांकन होता है। हमें खुद से मूल्यांकन करने की जरूरत होती है कि आज हमने कितना सीखा, कितना पढ़ा। मैंने आपको पेडागोजी में क्या बताया था कि यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ये स्व मूल्यांकित होता है एंट्रोगोजी। ठीक है, एंट्रोगोजी दृष्टिकोण को वयस्क शिक्षा के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? वयस्क शिक्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा हमारे एग्जाम में एंट्रोगोजिकल दृष्टिकोण के रूप से ही आता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए एंट्रोगोजिकल दृष्टिकोण बड़े बच्चों के लिए होता है आफ्टर 10th, समझ सकते हो आप, 11th-12th या ग्रेजुएशन, कॉलेज के लिए तो होता ही है। और जो शिक्षा शास्त्र होता है, हमारी पेडागोजी, वो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। 5th 6th 7th 8th या हाँ हम केजी फर्स्ट से लेकर 10th तक मान सकते हैं कि हम ये बच्चों के लिए यूज करते हैं हम पेडागोजी, और हम बड़ों के लिए, वयस्क के लिए यूज करते हैं हम एंट्रोगोजिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चार्ट ये टेबल के माध्यम से समझा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह बच्चों को पढ़ाने का तरीका है। मैंने आपको बताया था कि पेडागोजी से हम किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। ठीक है, पहला अंतर। आप ये सिर्फ टेबल ही याद कर लेना, इससे ही आपको पूरा जो मॉडल है अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। यह वयस्कों को पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, इसमें शिक्षार्थी का मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। ठीक है, आपको पहले भी पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था, स्टूडेंट ना। शिक्षार्थी का मतलब होता है स्टूडेंट। इसमें शिक्षार्थी निर्भर होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं? शिक्षक पर। ठीक है, टीचर्स पे। इसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं, वयस्क बच्चे होते हैं, तो ये शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं। शिक्षार्थियों के पास साझा करने के लिए कम या कोई अनुभव नहीं है, इसलिए शिक्षक उपदेशात्मक होता है। मतलब यहाँ पे बच्चों के पास में कोई अनुभव नहीं है, तो वो बता नहीं सकते कि हाँ सर हमने ये पहले से चीज देखी थी। मतलब यहाँ पे शिक्षक सिर्फ उपदेश दे सकता है, उनको नई चीजों के बारे में शिक्षक ही बता सकता है। बच्चों के पास में यहाँ पे कोई अनुभव नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिक्षार्थी अनुभव होते हैं, इसलिए शिक्षण में चर्चा, समस्या का समाधान आदि शामिल होते हैं। जब बड़े बच्चे होते हैं
उनके पास में कुछ अनुभव होते हैं अपने जीवन के, वो कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ चर्चा। तो यहाँ पे कक्षा में चर्चा हो सकती है, उसका समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये भी उसमें शामिल होती है। ये चीजें एंड्रोगोजी में जब हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे शिक्षण में चर्चा और समस्या का समाधान भी शामिल होते हैं, लेकिन पेडागोजी में अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए सिर्फ शिक्षक यहाँ पे उपदेश दे सकता है। यहाँ पे कोई समस्या पे समाधान का ऐसा डिस्कशन नहीं हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे शिक्षक उपदेश देता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे अनुभवी होते हैं, इसलिए यहाँ पे चर्चा समस्या का समाधान भी शामिल हो सकता है। ठीक है, शिक्षार्थी वही सीखते हैं जो पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में होता है, बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाया जाता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे वर्णमाला सीखनी है और अल्फाबेट सीखने हैं, वर्णमाला सीखनी है और आपको यहाँ पे अल्फाबेट A to Z तक अल्फाबेट सीखने हैं। तो बस बच्चों को वही सिखाया जाएगा, उसके अलावा उनको कुछ नई चीजें नहीं सिखाई जाएगी। आप उनको यहाँ पे कुछ उनको यहाँ पे कुछ और चीजें नहीं बताई जाएगी। जो उनके सिलेबस में है सिर्फ उनको वही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो उनके पाठ्यक्रम पता है। लेकिन सामग्री को शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ना है, जो जिसमें उनकी रुचि है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनको पहले से समझ में आने वाली चीजें हैं, उनके द्वारा ही बताया जाता है कि सर हमको ये चीजें नहीं आती है, तो आप हमको पहले इस पे समझा दीजिए। तो मतलब ये पाठ्यक्रम, ये जो सिलेबस होता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ संशोधित कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिक्स होता है। ठीक है, आप ये याद रखना। शिक्षक को शिक्षार्थी को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है, इसमें निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप याद रखना, इसमें बच्चों को निर्देशित करना पड़ता है कि आपको पूरा अल्फाबेट याद करके आना है। मतलब निर्देशित करते हैं कि नहीं बच्चों आपको ऐसा करना है, आपको कल ये करना है। मतलब यहाँ पे बच्चों को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित होते हैं। शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं, बड़े विद्यार्थी, वो खुद से ही प्रेरित होते हैं, स्वयं से, अंदर से ही प्रेरित होते हैं कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे स्वयं से कुछ चीजें याद करनी है, मुझे ये थ्योरी याद करके जानी है। तो वो स्वयं से ही प्रेरित होते हैं, बस वो उनको शिक्षकों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वो निर्देशित करते हैं और यहाँ पे शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं। उनको निर्देशित नहीं करते कि आज तुम ये करो, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि हाँ बच्चों तुमको पढ़ाई करनी है, अच्छा तुमको ये दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कि आपसे रात को पढ़ाई नहीं होती है तो आप जल्दी से उठ के पढ़ाई कर लो। यहाँ पे ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, उनको पूरा निर्देशित नहीं करते, उनके लिए पूरा टाइम टेबल बना के नहीं देते हैं। यहाँ पे उनको पूरा टाइम टेबल बना के देते हैं कि हाँ तुमको इतने बजे से इतने बजे तक हिंदी पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि बच्चों तुमको जो सब्जेक्ट कम आता है उसको ज्यादा पढ़ो, जो ज्यादा आता है उसको आप कम भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अधिगम पाठ्यक्रम उन्मुख होता है। ठीक है, यहाँ पे पाठ्यक्रम जो हम सीखते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। जो हम सीखते हैं वो पाठ्यक्रम में जो होता है हम उसी के अनुरूप सीखने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम में चीजें होती है हम सिर्फ वही सीखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अधिगम लक्ष्य उन्मुख होता है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं भविष्य को लेके, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं, ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमको सिलेबस में क्या आने वाला है, हम वो चीजें नहीं देखते हैं। हम ये चीजें देखते हैं कि जो हमारा जो आगे लक्ष्य है, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं वो चीजें पढ़ूं जो मैं बायो सब्जेक्ट लूंगी और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाई करूंगी। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पाठ्यक्रम रहेगा मैं वो पढ़ाई करूंगी। तो आप सिंपल से याद रखना कि पेडागोजी, हम बच्चों को पढ़ाने की जो विधि होती है उसको हम शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी बोलते हैं, और जो वयस्कों को पढ़ाने की विधि होती है उसको हम एंड्रागोजी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंतर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे जब आपको याद रहेगा कि शिक्षा शास्त्र बच्चों के लिए होता है और ये अडल्ट मतलब बड़े बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी है कि शिक्षा शास्त्र से एंट्रोगोजी तक आते हैं तो हमको कौन कौन सी प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ती है। ये शिक्षक केंद्रित होती है,
बताया था आपको, जो शिक्षक चाहे वही पढ़ा सकता है, तो ये शिक्षक केंद्रित होती है। ये इसका एक निश्चित डिजाइन, पहले से ही डिजाइन फिक्स होता है कि अच्छा हमको ये चीजें पढ़ानी है, हमारा सिलेबस हमको ऐसे ऐसे कवर करना है, इतने महीने में ये चीजें करनी है, ये सारा पहले से ही निश्चित होता है। इसमें शिक्षक का निर्देश और निर्णय, इसमें जो निर्देश होते हैं और निर्णय होते हैं वो खुद शिक्षक देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ये स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को पढ़ना है, जो उनके लक्ष्य के लिए जरूरी है, यहाँ पे वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जिस विधि से उनको अच्छे से समझ में आता है, हम उस विधि का यूज करेंगे। और ये लचीली प्रक्रिया है, हम बच्चों के अकॉर्डिंग हम कुछ चीजें संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक ही खुद निर्देश देते हैं और निर्णय भी शिक्षकों के ही होते हैं, बच्चे यहाँ पे कोई भागीदारी नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षार्थी की स्वायत्ता, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं, वो स्वायत्त होते हैं कि उन्हें कैसे चीजें समझनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, शिक्षक का मार्गदर्शन और अधिगम की जांच, मतलब यहाँ पे शिक्षक का मार्गदर्शन होता है और अधिगम, उनने क्या सीखा उसकी जांच भी होती है। यहाँ पे उनकी जांच होती है कि उन्होंने सही से सीखा या नहीं, मूल्यांकन बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे शिक्षकों का मार्गदर्शन जरूरी होता है। अधिगम के लिए शिक्षक की सुविधा, समर्थन और प्रोत्साहन, यहाँ पे शिक्षक होता है वो बच्चों को सिर्फ सुविधाएं देता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको बता देते हैं। और उनका समर्थन करता है कि हाँ बच्चों आप लोगों को पढ़ना है, उनको मोटिवेशन देता है। और उनका सिर्फ प्रोत्साहन बढ़ाने की कोशिश करता है कि हाँ तुमको अगर डॉक्टर बनना है तो तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। उनको प्रोत्साहन मिलता है उस चीजों से, वो देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे सही से पढ़ सके। अधिगम में निष्क्रिय अभिग्रहण, मतलब जो भी बच्चे ग्रहण करते हैं, अभिग्रहण उनके अंदर चीजें होती है, निष्क्रिय होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। टीचर आया, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने चुपचाप सीख लिया। यहाँ पे बच्चे निष्क्रिय होते हैं। अधिगम जो होता है वो निष्क्रिय अधिगम होता है, वो कुछ बोलते नहीं है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होती टीचरों से। लेकिन यहाँ पे बच्चे सक्रिय भागीदारी करते हैं। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है चीजें तो टीचर से वो पूछेंगे कि ये कैसे आया, मुझे ये सिद्धांत समझ में नहीं है, मुझे ये थ्योरी समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे वो सक्रिय भागीदारी करते हैं और वहां पे निष्क्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, कक्षाओं की चार दीवारी के भीतर सीखना, यहाँ पे एक क्लासरूम होता है और हमने वहीं पे बता दिया, हम उन्हें लैब में नहीं लेके जाते हैं, हम कहीं पे कुछ प्राकृतिक वातावरण में लेके नहीं जाते। हम अगर हमको उनको पक्षी बताना हो तो हम प्राकृतिक वातावरण का यूज नहीं करते हैं। अब बहुत सारी चीजें होने लग गई पर जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें होता था, उनको कक्षा की चार दीवारी के अंदर ही पढ़ाया जाता था। यहाँ पे कोई मतलब लैब वगैरह में नहीं ले जाते थे उनको, प्रायोगिक जो प्रयोगशालाएं होती है वहां पे नहीं ले जाया जाता था। लेकिन व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम, हम उनको यहाँ पे करंट की सिचुएशन बता के पढ़ाते हैं कि देखो अगर मैंने तुमको आज यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ टॉपिक पढ़ाए तो मैं उनको यहाँ पे आपको अभी करंट में क्या उनका रेलिवेंस है, मैं उनको तुमको बता के चलूंगी। आप लोगों को मैं उनको आपको समझाऊंगी मैं कि अच्छा इसका यहाँ पे करंट में ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ कक्षा नहीं, बाहर भी उनको बाहर के कुछ उदाहरण देके भी उनको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। दिए गए निश्चित निश्चित के रूप में ज्ञान, ठीक है, जो उनको दिया गया है और जो निश्चित है उनको सिर्फ वही ज्ञान प्राप्त होता है, उससे ज्यादा उनको चीजें नहीं बताई जाती है। जो निश्चित होता है वही उनको ज्ञान दिया जाता है। यह ज्ञान के रूप में विकसित होता है और गठित होता है। यहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जाता है उनसे उनका विकास होता है, वो चीजें सीखते हैं जो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उनको डॉक्टर से संबंधित चीजें ही पढ़ाई जाएगी ताकि उनके भविष्य में वो काम आए, उनके ज्ञान के रूप में विकसित हो कि जब वो डॉक्टर बने तो उनको ये चीजें आने भी वाली है, तो उनके ज्ञान के रूप में विकसित होती है और उनका गठित किया जाता है। यह अनुशासनात्मक केंद्र होता है, यहाँ बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, उनको अनुशासन में रखा जाता है। तो यहाँ पे अनुशासन का एक केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुविषयक और शैक्षिक केंद्रित होता है। यहाँ पे उनको बहुविषयक होता है, उनको सिर्फ अनुशासन में नहीं रखा जाता, उनको और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती है ताकि वो सभी विषयों से, मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं है, बाहर का नॉलेज, बाहर हमको जाने हैं, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, मतलब बहुत सारी चीजें बताई जाती है उनको
तो ये बहुविषयक होता है और ये शैक्षिक केंद्रित भी होते हैं। यहाँ पे उनको सिर्फ शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीज होती है वो सिर्फ उन्हीं के आसपास उन्हीं का केंद्रक होता है। यहाँ पे ये रैखिक प्रदर्शन होता है, इसका मतलब है टीचर आया, बच्चों को उन्होंने बता दिया, बच्चों ने सीख लिया और मूल्यांकन दे दिया, ठीक है। यहाँ ये सिर्फ एक दिशा में चलता है, सिर्फ ये रैखिक तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे एकाधिक और भिन्न प्रदर्शन, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन भिन्न हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भिन्न प्रदर्शक का मतलब होता है, जैसे यहाँ टीचर ने आज टॉपिक डिस्कस किया सभी बच्चों से कि आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है, सभी बच्चों ने बताया, फिर टीचर ने हम मिल के पढ़ाया, ठीक है। तो ये बहुविषयक इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे भिन्न प्रदर्शन हो सकता है, टीचर ने इसके लिए कुछ दिया, कुछ टॉपिक के, तुमको इस टॉपिक पे पढ़ के आना है, तुमको इस टॉपिक पे पढ़ के आना है, तुमको आज ये विषय, तुमको आज यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ के आना है, तुमको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ के आना है, तुमको आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर चीजें पढ़ के आनी है। तो ये तीनों अलग अलग प्रदर्शन करेंगे, इनका प्रदर्शन सभी का अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए जो सामाजिक चीजें है वो बहुत अच्छी करके आएंगे कुछ स्टूडेंट राजनीतिक चीजें बहुत अच्छे से करके आएंगे, और कुछ बच्चे आर्थिक चीजें बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो यहाँ वही बताया, उनका प्रदर्शन भी भिन्न भिन्न हो सकता है, किसी के बताने का कुछ तरीका हो सकता है, कोई बच्चा किसी और मेथड का यूज कर सकता है, तो वही यहाँ पे उनके बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है और उनका प्रदर्शन भी भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया लघु मूल्यांकन। उनका मूल्यांकन बहुत बड़े तरीके पे नहीं किया जा सकता है। आज बच्चों को कुछ बताया और उसका मूल्यांकन ले लिया, आज बच्चों को समझाया, बच्चों ने समझा और उसका मूल्यांकन हो गया, बहुत छोटे पैमाने पर, ठीक है। लेकिन यहाँ मूल्यांकन विविध और निरंतर है, मतलब यहाँ मूल्यांकन होते रहते हैं और बहुत प्रकार से हो सकता है। यहाँ टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे ओरल भी हो सकता है, या लैब में भी हो सकती है चीजें, चलो हम लैब में आज तुमको बताना है चीजें। मतलब यहाँ पे बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं और निरंतर भी कर सकते हैं। आज हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया, हमने बच्चों को खड़ा कर दिया कि चलिए जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको पूरी क्लास को समझाना है। तो वैसे ही यहाँ पे विविध प्रकार से हम मूल्यांकन की प्रणालियों का यूज कर सकते हैं एंड्रोगोजी में, और शिक्षा शास्त्र में हमारे पास में लघु मूल्यांकन कुछ चीजें फिक्स होती है कि हमको बच्चों का ऐसे ही मूल्यांकन करना है, ठीक है। ठीक है, अब हमारी शिक्षण की अवस्था और चरण, कि हम जो हम टीचिंग करवाते हैं उसकी कौन कौन सी अवस्था होती है और वो किस किस चरण से होके जाता है। इसमें हम मुख्य 3 प्रकार के चरण पढ़ेंगे। फर्स्ट चरण में हो सकता है कि हम चीजें पहले बनाते हैं, पहले टीचर उसके लेवल पे सोचता है, फिर वो बच्चों को पढ़ाता है और फिर देखता है कि वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट उसका हुआ है, सही से हुआ है या नहीं। पहले टीचर योजना बनाता है, फिर वो बच्चों को पढ़ाता है। मैंने योजना बनाई कि आज मेरे को टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वाला पढ़ाना है, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि आपको समझ कितना आया, फिर मैंने देखा कि आपको मैंने पहले योजना बना ली कि हाँ मुझे ये पढ़ाना है, फिर मैंने आपको पढ़ा भी दिया, फिर मैंने आपको देखा कि आपको वो चीजें समझ में भी आई है या नहीं। तो हम इसी को बोलते हैं कि चरणबद्ध प्रक्रिया है ये, कि पहले हमने देखा कि हमने 3 एक चरण बनाए। शिक्षण एक जटिल कार्य है, इस कार्य को करने के लिए व्यवस्थित नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन की इसलिए आवश्यकता होती है कि हम डायरेक्ट कोई भी टॉपिक उठा के आपको नहीं पढ़ा सकते। एक हमारे पास में सिलेबस होता है, वो दिया होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमको इतने दिन में ये यूनिट कवर करवानी है, हमको यूनिट फर्स्ट 10 दिन में करवानी है, यूनिट सेकेंड हमको 8 दिन में करवानी है, यूनिट थर्ड हमको 5 दिन में करवानी है। तो एक तो हमारे पास में एक नियोजन होता है कि हमको किस प्रकार से, कि एक जटिल कार्य है, अगर हम कोई भी टॉपिक रैंडम पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों को भी एक लाइन में समझ में नहीं आएगा। पहले हमने यूनिट फर्स्ट के 2 टॉपिक करवा दिए, फिर यूनिट थर्ड पे चले गए, उसके 2 टॉपिक करवा दिए, फिर यूनिट फर्स्ट पे आ गए, तो ऐसा बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हमको
सही प्रकार से नियोजन करना पड़ेगा, सही प्रकार से उसको जमाना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो उसकी हमको व्यवस्थित नियोजन की हमको आवश्यकता होती है। शिक्षण को विभिन्न चरणों को संदर्भित में माना जाता है। प्रक्रिया को गठित करने वाला विभिन्न चरणों को शिक्षण के चरण कहा जाता है। मतलब जो हम गठित करने वाले जो विभिन्न चरण होते हैं हमारे पास में, उसको ही हम शिक्षण के चरण कहा जाता है। हम विभिन्न चरणों में पहले संदर्भित करते हैं हमारे, कि हाँ पहले हम नियोजन करेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको समझ आया कि नहीं आया, फिर हम मूल्यांकन लेंगे। तो ऐसे ही जो हमारे विभिन्न चरण होते हैं उसी को हम शिक्षण के चरण कहते हैं। शिक्षण अधिनियम के शिक्षण की 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। मैंने आपको बताया था हमने 3 चरण में इसको वर्गीकृत किया है। सबसे पहला चरण है हमारे पास में पूर्व सक्रिय चरण। वास्तविक कक्षा शिक्षण के पहले एक शिक्षक के कई कार्य करने होते हैं। इन कार्यों में पाठ योजना तैयार करना, मैंने क्या बताया, इसमें शिक्षक करता है। शिक्षक पहले डिसाइड करेगा कि आज मुझे कौन सा पाठ बच्चों को पढ़ाना है, कक्षा के भीतर कौन सी उपकरण की हमको व्यवस्था करनी है, कि मुझे कौन कौन से उपकरण लगेंगे बच्चों को इस पाठ को पढ़ाने के लिए, कि मुझे इस चार्ट का प्रयोग करना पड़ेगा तो बच्चों को अच्छे समझ में आएगा, मुझे मैप का प्रयोग अगर मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मुझे मैप भी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको देश बताने पड़ेंगे कि इंडिया यहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, यूएसए यहाँ पे। तो मतलब मुझे किस उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी वो भी मुझे पता होना चाहिए। कागजों को तैयार करना, मतलब मुझे अगर कोई कागज लगने वाला है तो मुझे उसकी भी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। परीक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करना, कि क्या रिपोर्ट है बच्चों की, मुझे उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों के अनुभाग को पढ़ना, कि मतलब जो जिस पुस्तक से मैं पढ़ाने वाली हूँ बच्चों को, जो बच्चों के पास में है उसका जो पाठ्य पुस्तक के जो अनुभाग है उसको पढ़ूंगी कि कौन कौन से भाग में ये मेरा पूरा सिलेबस डिवाइड है। किसी विशेष छात्र के असामान्य व्यवहार के बारे में सोचना शामिल है। अगर कोई बच्चा है मेरी क्लास में, अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको किसी और विधि से समझ में आता है, अगर उसका असामान्य व्यवहार है तो मुझे वो भी पहले से ही समझना पड़ेगा कि इस बच्चे को इस विधि से समझ में नहीं आता है, तो मुझे कोई दूसरी विधि भी बनानी पड़ेगी कि सभी बच्चों को इस विधि से समझ में आ जाएगा मैप के द्वारा, लेकिन इस बच्चे को मैप के द्वारा भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको कैसे पढ़ा सकती हूँ। क्या मुझे वीडियो देना चाहिए उसको। वैसे ही जो असामान्य छात्र होते हैं उनके बारे में भी इसमें से पहले से ही सोचना पड़ेगा। नियमित शिक्षण सत्र के दौरान शिक्षक के प्रदर्शन के लिए गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व सक्रिय व्यवहार विचारशील होता है, मतलब यहाँ पे हम विचार करते हैं। पूर्व सक्रिय चरण में हम विचार करते हैं, विचारशील होता है कि हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है। इस स्तर पर शिक्षक अपने कार्य के संभावित परिणाम के बारे में परिकल्पना करता है। जो शिक्षक होता है वो उसमें परिणाम भी के बारे में भी परिकल्पना करता है कि अच्छा मैंने बच्चों को पढ़ा दूंगा पर उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कौन कौन से सामग्रियों का यूज करना पड़ेगा तब उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो वही मुझे वो परिकल्पनाओं का भी पहले से निर्माण करना पड़ेगा परिणाम के। जैसा कि शिक्षक तय करता है कि किस पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाए या बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे समूहबद्ध किया जाए, या छात्रों के माता पिता को उनके खराब प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाए, उनका व्यवहार कम से कम विश्लेषण योग्य हो। यहाँ पे मतलब शिक्षक सभी चीजें पहले से ही सोच के रखता है कि अगर किसी बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं उसके माता पिता को कैसे बताऊंगा कि इस पे घर पे भी ध्यान दिया जाए, या इसको आप खुद से पढ़ाइए, या इसको मेरे पास में ही एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजिए, क्लास में ही इसके ये क्लास हो जाए, मैं इसके बाद में ये क्लास हो जाए, मैं उसके बाद में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। मतलब इसमें सारी वो चीजें शामिल होती है जो एक शिक्षक पहले से सोचता है। ये पूर्व सक्रिय चरण, जब हम कुछ शुरू नहीं करते, ये उसके पूर्व की चरण है। यहाँ पे शिक्षक बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है कि उसको किस पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, कि बच्चों को इजी लगे। मतलब ये सारी चीजें पहले से सोच के रखता है शिक्षक कि उसे क्या करना चाहिए, उसे हम पूर्व सक्रिय चरण कहते हैं। ठीक है, पूर्व सक्रिय चरण में ये शिक्षक पे लागू होती है कि शिक्षकों को क्या पहले से करना है, क्या उनकी तैयारी है, उसे हम पूर्व सक्रिय चरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब पूर्व सक्रिय चरण में शामिल मतलब क्या क्या इसकी विशेषता है, इजी वे में जो पूरा अपन ने उधर लिखा था ये उसका शॉर्टकट बोल सकते हो आप। लक्ष्य बनाना और तय करना कि मुझे क्या पढ़ाना है, मेरे क्या लक्ष्य है, मुझे आज ये पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए।
सामग्री के बारे में निर्णय लेना कि मुझे कौन सी सामग्रियों का यूज करना है, उसका भी पहले से निर्णय लेना पड़ेगा। प्रस्तुति के उपयुक्त साधनों और तरीकों का प्रबंधन या अनुबंधन कि मुझे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि उनको सभी को समझ में आ जाए, या फिर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मुझे दूसरी कौन सी विधि अपनानी है, उसके बारे में मेरे को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। शिक्षण की उपयुक्त रणनीतियों और युक्तियों के बारे में निर्णय लेना कि मुझे उपयुक्त कौन सी रणनीति बनानी है, वो मुझे रणनीति भी पहले से ही बनानी पड़ेगी कि मुझे कब कौन सा क्या पढ़ाना है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ये निर्णय भी मुझे पहले से ही पूर्व सक्रिय चरण की ये विशेषता हो गई। विशिष्ट विषय वस्तु के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना। अगर कोई विशिष्ट विषय वस्तु मतलब कोई अगर अलग टॉपिक है, कोई विशिष्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है या जो थोड़ा सा टफ है, तो मुझे उसको बच्चों को कैसे इजी करना है उसके बारे में भी पहले से रणनीति मुझे बनानी पड़ेगी, वही पूर्व सक्रिय चरण के अंतर्गत आता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिंपल बस यही याद रखना है कि पूर्व सक्रिय चरण शिक्षकों पर लागू होता है। इसमें शिक्षक पहले से ये तैयारी करके रखता है कि मुझे आज बच्चों को पढ़ाना है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कौन सी सामग्रियों का यूज करना है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे उसे कौन सी दूसरी विधि से पढ़ाना है, ये टॉपिक मेरे यूनिट के ये टफ है तो मुझे इनको इजी वे में किस प्रकार पढ़ाने हैं। तो पूरी जो रणनीति होती है वो पहले से तैयार करनी होती है, उसे ही हम पूर्व सक्रिय चरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया अंतःक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे अब हम रियल क्लास में पहुंच चुके हैं। पहले हम क्लास के बाहर थे, शिक्षक पहले क्लास के बाहर था कि उसे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है। अब वो क्लास के अंदर आ चुका है। यहाँ पे वास्तविक कक्षा शिक्षण है ये, मतलब वो वास्तविक में क्लास में आ गया है और बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, इस स्तर में शिक्षक पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई रणनीति का प्रयोग करता है। मतलब जो उसने पहले से लक्ष्य सोच रखे हैं, पहले से लक्ष्य बना रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए जो रणनीति है उसका उपयोग करता है, मतलब बच्चों को पढ़ाता है जो उसने पहले से निर्धारित है। ठीक है, पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई रणनीति का प्रयोग करता है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार स्वतः स्फूर्ति होता है। ठीक है, जो शिक्षक है उसका व्यवहार कैसा होता है, स्फूर्त होता है कि उसको बच्चों को पढ़ाना है तो उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से बच्चों को बताना है। तो जब शिक्षक में स्फूर्ति रहेगी तभी बच्चों को पढ़ने का मजा आएगा। अगर कोई शिक्षक ऐसे आराम आराम से हाँ बच्चों आ गया समझ में, ऐसा उसको मजा नहीं आएगा। उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए, नई नई उसको विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण देना चाहिए ताकि उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए वो स्फूर्त भी होना चाहिए उसको। शोध बताते हैं कि शिक्षण सत्र के दौरान चीजें जल्दी होती है। विभिन्न गतिविधियों के बीच शिक्षक के पास अक्सर सोचने के लिए बहुत कम समय होता है। मतलब अगर मैं पहले से नहीं सोच के आऊंगी कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस मेथड का यूज करना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, अगर ये मैं पहले से सोच के नहीं आई तो क्या मैं इतनी जल्दी यहाँ सोच पाऊंगी उदाहरण की मैं कौन सा उदाहरण दूं आप लोगों को, नहीं सोच पाऊंगी। क्योंकि जो शिक्षण होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। ये शोध बताते हैं कि शिक्षण सत्र के दौरान चीजें जल्दी होती है। अगर मैं यहाँ कैमरा के सामने आ गई और मैं सोचूं कि आपको मैं कौन सा उदाहरण दूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो चीजें नहीं होगी। मुझे ये चीजें पहले से ही करके आनी होगी कि मुझे आपको ये टॉपिक पढ़ाना है तो ये उदाहरण देना है, ये चीजें मुझे पहले से ही तैयार करके आनी पड़ेगी। यहाँ पे यही बताया है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। इसमें वे सभी व्यवहार और गतिविधियां शामिल है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद करता है। मैंने बताया ना ये कक्षा में प्रवेश करने के बाद की विधि है कि यहाँ पे शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद करता है। इसमें वे सभी व्यवहार और गतिविधि शामिल होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के मौखिक उत्तेजना प्रदान करता है। मतलब मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ तो मैं आपको उत्तेजित भी करूंगी, आपको मोटिवेट भी करूंगी कि चलिए हम शुरू करते हैं, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ, इससे परीक्षा में प्रश्न भी आने वाले हैं तो इसको बहुत अच्छे से करना। तो आप उत्तेजित हो गए ना, नहीं नहीं मैम ने बोला है इससे परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं तो मैं इसको बहुत अच्छे से करके जाऊंगा, ऐसा सोचते हो ना आप लोग। तो वही है, यहाँ पे शिक्षक उत्तेजना भी बच्चों को उत्तेजित भी बच्चों को मोटिवेट भी करता है। ठीक है, तो ये अंतःक्रियात्मक अवस्था में आप इसको ऐसे याद रखते हो, अंत मतलब क्लास के अब अंदर आ गया है और उसके बाद शिक्षक की क्या क्या विशेषता है, सॉरी शिक्षक को क्या क्या करना होता है, इसमें वो गतिविधियां शामिल है।
ठीक है। अंतःक्रियात्मक अवस्था में संचालन, शिक्षण के अंतःक्रियात्मक संचालन में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित चरण शामिल है, निम्नलिखित इसकी विशेषताएं हैं। छात्रों की पहचान करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा को आकार को समझना। देखो यहाँ पे इसका ऐसा मतलब हो गया कि यहाँ पे बच्चों जो शिक्षक होता है उसको समझ में आना चाहिए कि उसके कौन सा बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको उदाहरण देके समझाना पड़ेगा या फिर बहुत सारे दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे, मैप दिखाना पड़ेगा। तो ये शिक्षक को पहले से पता होना चाहिए कि उसको कक्षा को आकार कैसे देना है, कैसे उसको ग्रुप में डिवाइड करना है, कि ये बच्चे इस ग्रुप में है, ये बच्चे इस ग्रुप में है, तो पहले मैं इस विधि से समझाऊंगा, फिर मैं बी विधि से समझाऊंगा, पहले मैं ए विधि से समझाऊंगा कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, जिन बच्चों को आगे अच्छी बात है, फिर मैं ये विधि भी यूज करूंगा बी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता, उनको 2 बार समझाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे मैं बी मेथड का भी यूज करूंगा। तो ये हमको शिक्षक को पहले से ही पता होना चाहिए। शिक्षार्थी की उपलब्धियों का निदान करना। ठीक है, यहाँ पे शिक्षार्थियों के पास में जो भी उपलब्धि होती है, जो भी उनके पास में समस्या होती है, जो अच्छी चीज है बुरी चीज है, उनका हमको निदान भी करना चाहिए। कि जैसे आप लोग बोलेंगे मैम हमको ये समझ में नहीं आ रही ये चीजें, तो मुझे आपको दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि अच्छा देखिए यहाँ पे मैं दूसरा उदाहरण ले सकती हूँ। आपको यहाँ समझ में, मैंने आपको बता दिया 5+2=7 होता है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया मैम कैसे हो गया, तो मैं आपको बताऊंगी। आपके पास में 5 चॉकलेट है, आप ऐसा करो 1 2 3 4 5 चॉकलेट है, मैंने आपको 2 चॉकलेट और दे दी 1 2, अब टोटल काउंट करो कितने होगा। तो मतलब वही है, मैं यहाँ पे दूसरी विधि का भी प्रयोग करूंगी, मतलब सभी बच्चों की समस्याओं का निदान करूंगी। यहाँ पे निदान भी इम्पोर्टेंट हो गया। क्रिया या उपलब्धि या दीक्षा या प्रतिक्रिया, अब मैं यहाँ बच्चों की क्रिया भी लूंगी, मतलब प्रतिक्रिया भी लूंगी कि अच्छा बताओ किस किस को समझ में आया, नहीं आया, मैं उनसे पूछूंगी भी, मैं उनका फीडबैक भी लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया या क्रिया भी शामिल होती है। हाँ, अब हमारा सबसे लास्ट में होता है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। इसको हम मूल्यांकन के रूप में भी जानते हैं। शिक्षक ने पहले से योजना बना ली कि उसको क्या पढ़ाना है, वो क्लासरूम में भी एंटर कर गया, उसने पढ़ा भी दिया। अब वो देखता है कि जो मैंने चीजें पढ़ाई है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, तो उसका मूल्यांकन होता है इस चरण में। इस चरण को मूल्यांकन चरण के रूप में भी जाना जाता है, मैंने आपको भी बताया कि इसमें मूल्यांकन होता है, तो इसलिए इसको मूल्यांकन चरण के रूप में भी जाना जाता है। यह शिक्षक और छात्र को उनके प्रदर्शन में सुधार और वांछनीय सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। जो शिक्षक और छात्र को उनके प्रदर्शन, यहाँ पे ये भी देखते हैं कि शिक्षक ने कैसा प्रदर्शन किया और छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया। यहाँ पे शिक्षक भी उसकी कुछ गलती को सुधारेगा कि नहीं मुझे अगली बार और उदाहरण लेके आना चाहिए, ऐसा भी चार्ट लेके आना चाहिए, ये वाला मॉडल भी लेके आना चाहिए था। तो वही यहाँ पे शिक्षक भी उसकी गलती को सुधारेगा और छात्र भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा कि हो सकता है मैंने अपने ही लेक्चर में कम ध्यान दिया हो, टीचर की बातों को सही से सुना नहीं हो। मतलब हम यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों ही उनके प्रदर्शन में सुधार में वांछनीय सुधार करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया करेंगे, प्रदान करते हैं। यह शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है। यह शिक्षण कि शिक्षक कैसे शिक्षा देता है, शिक्षक कैसे पढ़ाता है उससे, और अधिगम कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चों को सरल विधि द्वारा पढ़ाना, कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यह शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है। ये शिक्षक कैसे पढ़ाता है और बच्चे कैसे सीखते हैं उससे दोनों से संबंधित है ये। ठीक है, हमारा उत्तर क्रियात्मक अवस्था। शिक्षक विश्लेषण करता है कि छात्रों ने उन्हें प्रस्तुत सामग्री को किस स्तर तक समझा है। मतलब यहाँ शिक्षक देखता है कि मैंने जो बच्चों के सामने सामग्री दी थी वो बच्चों ने किस स्तर तक उसको समझी, किस स्तर तक उनको उपयोग में लाई और उनको अपने मतलब अपने से अच्छे से समझा। ठीक है, शिक्षक यह देखने में सक्षम है कि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां और रणनीतियां सफल थी। मतलब शिक्षक को पता चल जाता है कि जो उसने रणनीतियां अपनाई है और जो विधियां अपनाई है वो सफल थी या नहीं। सभी अगर पता चलता है कि पूरी क्लास को ही समझ में नहीं आया, तो हो सकता है शिक्षक की जो विधि थी, जो रणनीति थी वो गलत थी। हो सकता है कि आधे बच्चों को आया आधे को नहीं आया, तो यहाँ शिक्षक को दो विधियों का यूज करना चाहिए था।
और अगर सभी को आ गया, सिर्फ एक दो बच्चों को नहीं आया, तो यहाँ पे छात्रों को सुधार की आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पे शिक्षक की रणनीतियां सफल रही या नहीं उसका भी पता चल जाता है। यदि हाँ तो किस हद तक, मतलब कि अगर उसकी विधि अगर सफल थी तो वो किस हद तक थी। अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट उसकी क्लास में है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर 90 को समझ में आ गया और 10 को समझ में नहीं आया है तो क्यों। मतलब पता चल जाता है, एक डाटा ही पता चल, हमारे पास में एक डाटा ही रहता है कि कितने विद्यार्थियों को सही तरीके से समझ में आया और कितने को नहीं आया, तो मुझे प्लान बी बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, यह शिक्षकों को भविष्य में चीजें बेहतर ढंग से सिखाने में मदद करता है कि शिक्षक भविष्य में जिन 10 विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है, तो शिक्षक कोशिश करता है कि उन 10 विद्यार्थियों को भी अगली बार बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, तो वो कोशिश करता है। यह छात्रों को चीजों को बेहतर ढंग से सिखाने में भी मदद करता है। जब हमको पता रहेगा कि इन 10 विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कल 2 विधियों का प्रयोग करना है, 2 मेथड यूज करनी है, तो मैं 2 मेथड लेके आऊंगा ताकि इन विद्यार्थियों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यह छात्रों को बेहतर ढंग से चीजें, ताकि छात्रों को चीजें बेहतर ढंग से डिलीवर हो उनके पास में। यह शिक्षक को यह तय करने में मदद करता है कि क्या उसे नई सामग्री के साथ आगे बढ़ना चाहिए या जो पहले ही पढ़ाया जा चुका है उसे फिर से पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो मैंने पहले पढ़ा दिया है मुझे वही पढ़ाना है, या मुझे कुछ दूसरी चीजें पढ़ानी है, या जो मैंने पहले जिस मेथड से जिस विधि से पढ़ाया था मुझे उसी विधि के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे चेंज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पता चलता है कि 100 में से 100 को ही समझ में नहीं आया, तो मुझे अपनी विधि चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नई विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर 50 को समझ में आया तो मुझे 2 विधि बनानी पड़ेगी, और अगर 10 को समझ में नहीं आया तो मुझे उसे और सरल शब्दों में बताना पड़ेगा और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से बताना पड़ेगा। ठीक है। तो उत्तर क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक खुद पर मूल्यांकन करता है कि मुझे मेरी यह विधि कहाँ तक सफल रही, कहाँ तक असफल रही, कितने बच्चों को समझ में आया नहीं आया, इस पे ही मूल्यांकन होता है। ठीक है। तो यह शिक्षण सबसे पहली अवस्था में हमने क्या किया था, योजना बनाई थी। हाँ, सबसे पहले हमने योजना बनाई थी कि हमको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमने योजना बनाई। दूसरे पे हम क्लास में गए और पढ़ाया हमने, मैंने आपको पहले बताया था, पढ़ाया। और तीसरे में हमने मूल्यांकन किया। ठीक है, सबसे इजी वे में याद रखने का ही तरीका है। तो आप इसकी विशेषताएं अपने आप से ही, क्वेश्चन अगर आया कि कौन सी उत्तर क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो आप इसको अच्छे से बता पाओगे। ठीक है। इस स्तर पर देखो, इसकी मुख्य विशेषता है निर्धारित उद्देश्यों की उपयुक्तता का आकलन। जो हमने निर्धारित उद्देश्य किए थे कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाने हैं, जो हमारा निश्चित उद्देश्य था वो कहाँ तक उपयुक्त रहा, वो कहाँ तक सही रहा, हम उसका आकलन करते हैं। सामग्री को फिर से पढ़ाने या आगे की सामग्री को अपनाने के संबंध में निर्णय। आज मैंने पढ़ा दिया है, मैंने देखा कि कितने बच्चों को समझ में आया नहीं आया, तो मुझे आगे बढ़ना है, उसी सामग्री के साथ बढ़ना है या दूसरी सामग्रियों के साथ बढ़ना है, इसका भी मैं निर्णय अच्छे से कर पाऊंगी। निर्देशात्मक सामग्री और सहायक सामग्री की उपयुक्तता का आकलन, कि जो मैंने निर्देश बच्चों को दिए हैं, जो वो मेरी सामग्री थी और जो मेरी सहायक सामग्री थी, मैप वगैरह, चार्ट वगैरह, उसकी भी उपयुक्तता का आकलन यहाँ पे हो जाता है कि वो सही रही या नहीं रही। कक्षा के वातावरण के प्रभाव का आकलन, मैं यहाँ पे कक्षा के वातावरण का भी आकलन करूंगी कि बच्चों ने सही से पढ़ा नहीं, उनका मन इस टॉपिक को लेके था कि नहीं पढ़ने का, उनका कोई और मन था और कोई टॉपिक पढ़ने का। तो मतलब मैं यहाँ पे जो हमारे कक्षा का वातावरण है उसका भी आकलन कर सकती हूँ इस अवस्था में। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसी प्रकार से और भी मुझसे पढ़ना हो तो आप हमारे इस वीडियो कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। ये हमारा 15 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है। इसमें आपको ई बुक भी मिलने वाली है और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और आपको टेस्ट सीरीज पेपर फर्स्ट की तो मिलेगी, आपको यहाँ पे पेपर सेकेंड की भी टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और भी अधिक इसकी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।